बहुत सही। ओए बातें नहीं। लास्ट क्लास में कितना हो गया था ये बताओ? 8 फोल्ड पाथ हो गया था ना, ठीक है। तो आज बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म और इनके लिटरेचर को पढ़ना है, और फिर ये बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा। और लास्ट में आनंद वाली कहानी बताई नहीं बताई ना, ठीक है, वो आज आखिर में आएगा। हाँ हाँ वही वही वही। चलो बातें नहीं, अब देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो 3 पिलर्स या 3 रत्नास या 3 जूल्स ऑफ बुद्धिज्म हम कर चुके हैं। बुद्ध, संघ और धम्म, है ना। उन्हें 3 रत्नास कहो, 3 जूल्स कहो, या फिर 3 पिलर्स कहो, वो एक ही बात। अब हमारे पास है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स को पढ़ने से पहले एक बार इन लोकेशंस को ध्यान से देखो। बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, बर्थ कहां पे हुआ था? लुम्बिनी। ये लुम्बिनी है। उन्होंने जो सब कुछ सीखा था 2 अपने मेंटर से, वो कहां पे सीखा था? वैशाली। ये वैशाली है। फिर वो उस सीखे हुए चीज को इंप्लीमेंट करने कहां गए? नहीं नहीं, सारनाथ नहीं, उरुवेला, गया, है ना, गया चले गए, उरुवेला। फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहां दिया? सारनाथ। ठीक है, ये सारनाथ है यहां पर। उसके बाद उन्होंने वो सुअर का मांस कहां खाया था? पोक। वैशाली में रहे थे लास्ट ईयर्स में, पर वहां से गए थे पावापुरी। ये पावापुरी है यहां पर, ठीक है भाई। और फिर फाइनली इनकी जब डेथ हुई तो कुशीनगर, यूपी में, गोरखपुर के पास यह है कुशीनगर। और उस जमाने में मगध की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। बेसिकली अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैपिटल्स रही है मगध की। कभी राजगृह रही, कभी पाटलिपुत्र रही, तो कभी वैशाली रही। और फाइनली उसी टाइम से लेके आज तक पाटलिपुत्री रही है। फिर मौर्यास के बाद से आज तक पाटलिपुत्र रही है। उसी को आज हम पटना बोलते हैं। आज भी बिहार की कैपिटल वही है, ठीक है। ये पटना है, पाटलिपुत्र ब्लैक कलर से। और यहां पे देखो पावापुरी और गया के बीच में ये जगह है राजगीर। आज के टाइम में ये डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, राजगीर। उस जमाने में राजगृह या फिर राजगहा बोला जाता था इसे। राजगहा या राजगृह का मतलब है राजा का घर, ठीक है, अबोर्ड ऑफ किंग, राजा का घर। तो ये कुछ सिटीज है, कुछ प्लेसेस हैं, ये बीच में भी काउंसिल्स में काम आएंगी हमें, तो लोकेशंस याद रखो। अब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल्स है क्या? काउंसिल का मतलब है बैठक, मीटिंग। और मीटिंग का पर्पस होता है कि अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसको उस मीटिंग में रिजॉल्व कर लेना, है ना भाई। होता क्या था बुद्धिज्म में उस जमाने में, एंशिएंट टाइम में, कि जब भी कभी रिलीजन के अंदर कुछ चेंजेस करने होते थे, या जब भी कभी ऐसा था कि भाई धर्म में कुछ चीजें ऐड करनी है या कुछ चीजें बेकार चल रही है उन्हें रिमूव करना है, तो ऐसी चीज के लिए काउंसिल कंडक्ट की जाती थी किसी बुद्धिस्ट मंक की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में। भाई काउंसिल है, 800-900 साधु संत बैठे हुए हैं, तो कोई तो उनका चेयरमैन होगा। तो किसी चेयरमैन की चेयरमैनशिप में ये पूरी काउंसिल होती थी। डिसाइड किया जाता था कि क्या परिवर्तन करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, वो सब। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, ना बुद्धिज्म में ना जैनिज्म में। उसी टाइम पे हुआ था जो हुआ था। टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल्स है 4 बार मीटिंग्स हुई है, अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चेयरमैन रहे। ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग टाइम पीरियड तो अलग अलग चेयरमैन, रूलर्स अलग अलग रहे उस टाइम पर। और उसके बाद हर काउंसिल में कुछ ना कुछ अचीव किया गया है या कुछ ना कुछ डिसाइड किया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे टेबुलर फॉर्म में।
ताकि आप इसे इजीली याद कर लो। ठीक है, मैं यहां पर पूरा का पूरा वो टेबल फॉर्म में यहां पे बनाता हूं और तुम्हें उसे वैसे ही याद रखना है। अच्छा, रो वाइज नहीं करना, ऐसे याद नहीं करना है, कॉलम वाइज करना है, तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले काउंसिल नंबर, टोटल कितनी हुई है? 4। जैनिज्म में 3 हुई है और बुद्धिज्म में 4। फिर टाइम पीरियड, यानी किस टाइम पर, किस ईयर में हुई है, तो टाइम पीरियड। उसके बाद देखो, टाइम पीरियड के बाद है प्लेस, कहां पर कंडक्ट हुई है, तो प्लेसेस हो जाएगा। उसके बाद चेयरमैन कौन था, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ है ये, उस टाइम पे रूलर कौन था, जहां पे कंडक्ट हुई वहां का रूलर कौन था, और लास्ट में अचीवमेंट या फिर डिसीजन जो लिया गया है वहां पर। अच्छा, जैन काउंसिल जब पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बुद्धिस्ट काउंसिल में ही पढ़ना ये सब। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने बुद्ध की पूरी लाइफ पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि बुद्ध की डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, 483 बीसीई में। कब हुई है? 483 बीसी। जिस साल उनकी डेथ हुई, सेम ईयर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट होती है। फर्स्ट काउंसिल कब कंडक्ट हुई? 483 बीसी में। समझ में आया सबको? दूसरी काउंसिल इनके मरने के, यानी इस ईयर के 100 साल बाद, यानी 383। दोनों याद कर सकते हो? ये तो सिंपल है। 483 में उनकी डेथ हुई, उसी साल पहली काउंसिल। फिर उसके 100 साल बाद दूसरी काउंसिल, तो 3 मंथ्स में ही है। अबे ऐसे कर रहा है जैसे साला बहुत ऑब्वियस है ये। और ये क्या खा रहा तू ये? अबे नहीं मांगूंगा, बता दे। नमकीन है, जल्दी बैठ। लंच लेके नहीं आता है? और तुम लोग साला शेयर कर लिया करो यार, नमकीन खा रहा है बेचारा वो। नहीं तुम लोग खाओ प्लीज, थैंक यू। 483, 383, और देखो ये ईयर तुम्हें याद रहेगा क्योंकि सिंपल ईयर है 250 बीसी। कौन सा ईयर है भाई लोग? 250। अब देखो 483, 383, 250। ओए बंद करो साला ये सब, अभी कोई नहीं खाएगा, अभी कोई नहीं खाएगा भाई। तुम्हारा क्या है? उसको फोल्ड कर वापस। किसको? ये साले क्लास में नहीं चलेगा ये सब, इतना कैजुअल होने की जरूरत नहीं, मुक्के मारो पेट पे। हाँ, 483 बीसी, 383 बीसी, क्या हो गया? और ये 250 बीसी। अब देखो, अब आवाज नहीं आनी चाहिए वरना साला क्लास से भगा दूंगा, बहुत देर हो गई है। तीनों ईयर्स याद रहेंगे, सिंपल है, 483, 383, 250। अब जो लास्ट ईयर तुम्हें याद रखना है वो 2 डिजिट वाली है, मतलब वैसे ही इनसे अलग हो गई। 72 एडी, बीसी भी नहीं है, क्या है? एडी, या फिर सीई लिख सकते हो। ये बिफोर कॉमन एरा और ये कॉमन एरा, यानी ये जीसस के जन्म से इतने साल पहले कंडक्ट हुई है और ये जीसस के जन्म के इतने साल बाद कंडक्ट हुई है, यानी बहुत लंबा डिफरेंस है, लगभग 300 साल, है ना भाई? अब देखो प्लेसेस कहां कहां पे कंडक्ट हुई है। पहली काउंसिल कंडक्ट हुई है, ओए नहीं, राजगृह, राजगृह, ठीक है भाई। राजगृह में मैंने बताया था वो पावापुरी और गया के बीच में, पावापुरी और गया के बीच में है राजगृह। यहां पर एक गुफा हुआ करती थी, सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफा। उस गुफा में 600-700 साधु संत इकट्ठे हुए और महाकश्यप उनका चेयरमैन बना और फिर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो राजगृह के सप्तपर्णी केव में, ये तुम्हारी जो बिस्किट्स की आवाजें आ रही है ना मेरे को, मैं भी भूखा हूं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है और तुमसे ज्यादा बोलना पड़ रहा है, तो ये फालतू की हरकत मत करो। राजगृह में, सप्तपर्णी केव में ये
काउंसिल कंडक्ट हुई है और चेयरमैन कौन है? महाकश्यप। महाकश्यप। और रूलर इस टाइम पे था अजात शत्रु। कौन था भाई लोग? इसका नाम सुना है तुम लोगों ने? क्यों सुना है भाई? किसने मार दिया? किसको मार दिया? पप्पा को? अच्छा अच्छा, ये पहले पढ़ चुके हम लोग? तुमको कैसे मालूम? पहले पढ़ चुकी हो? अच्छा, बीए किया हुआ है। और कुछ बताओ इसके बारे में, और कुछ बताओ। हाँ ये ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, सुनो। जब बुद्ध की डेथ हुई है तो उस टाइम पर मगध पर एक डायनेस्टी का रूल था, हरियंका डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी का रूल था? अब देखो, हरियंका डायनेस्टी, इस हरियंका डायनेस्टी में 4 रूलर्स हुए हैं। बिंबिसार मगध का पहला रूलर है ये, बिल्कुल। इस डायनेस्टी का फाउंडर, इनफैक्ट मगध का भी फाउंडर ही मानो इसे, क्योंकि मगध की पहली डायनेस्टी हरियंका और इसका पहला रूलर बिंबिसार। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक नाम आएगा आगे मौर्याज में, बिंदुसार। हाँ मौर्याज का है वो, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना, ये बिंबिसार है। इसका बेटा है अजात शत्रु। ठीक है भाई लोग? अजात शत्रु ने जल्दी से गद्दी पाने के चक्कर में अपने ही बाप को मार डाला, और फिर जब ये बूढ़ा हो रहा था तो इसका बेटा उदयन, इसने अपने बाप को मार दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो दादाजी का बदला लिया है। हाँ, तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, और इसका बेटा है नाग दशक। ये नल्ला आदमी था, इसको मारा है इसी के एक मिनिस्टर ने, शिशुनाग। शिशुनाग ने इसको मारा है। तो बेसिक बात तुम्हें समझ में आई कि हरियंका डायनेस्टी का रूलर है अजात शत्रु, और इसी के टाइम पे बुद्ध की डेथ हुई है और उसी टाइम पहली काउंसिल हुई। ठीक है, अब देखो ध्यान से। इसके बाद देखो 383 में सेकंड काउंसिल हुई। सेकंड काउंसिल हुई है वैशाली में। कहां पर भाई लोग? वैशाली। और इस टाइम पर जो चेयरमैन है उसका नाम है सर्वकामी। क्या नाम है? सर्वकामी। और इस टाइम पे रूलर है काल अशोक। कौन है भाई लोग? काल अशोक। तुमने बहुत सीरियसली की है क्या बीए? कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? अच्छा पहले पढ़ चुके, मुझे लगा इतना कौन पढ़ता कॉलेज में। साला हमने खुद ने नहीं पढ़ा, हम तो साला वो नॉर्थ कैंपस के क्लब्स में घूमते रहते थे, क्यूडीज में पढ़े रहते थे। बताना, देखो काल अशोक, सर्वकामी, KAMI। तो काल अशोक के टाइम में सर्वकामी ने कंडक्ट की काउंसिल वैशाली में। बेसिकली क्या है, जिन रूलर्स के टाइम पर ये हो रहा है ना, उनकी कैपिटल सही है। तो अजात शत्रु के टाइम पर राजगृह, काल अशोक के टाइम पे वैशाली कैपिटल थी मगध की। और अब तुम देखो काल अशोक कौन है। हरियंका डायनेस्टी में मैंने तुम्हें बताया कि नागदशक आखिरी रूलर था, इसको मारा है शिशुनाग ने, इसी के मिनिस्टर ने। तो उसने नाग डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी शुरू की, अपने ही नाम पर डायनेस्टी शुरू की है, शिशुनाग डायनेस्टी या नाग डायनेस्टी। पहला रूलर कौन? शिशुनाग खुद। क्लियर है भाई लोग? मिनिस्टर, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है इसकी कमांडर इन चीफ था, आर्मी कमांडर था। ठीक है, और देखो अगर कहीं पे कमांडर इन चीफ लिखा है, कहीं पर मिनिस्टर लिखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही आदमी 2 से ज्यादा पोस्ट को होल्ड करता था उस जमाने में। ठीक है, ताकि पैसा बचे। ठीक है, क्योंकि सैलरी 2 की देनी पड़ेगी फिर। शिशुनाग का बेटा हुआ काल अशोक। समझ में आया काल अशोक कौन है? शिशुनाग डायनेस्टी का सेकंड रूलर। तो यहां पर हो गया काल अशोक। फिर 250 BCE में, ध्यान से देखो, 268 BCE में गद्दी पर बैठता है मगध की अशोक, और ये रहता है 232 BCE तक। तो ऑब्वियस ही बात है 250 में कौन होगा? अशोक।
और मौर्यास के टाइम पर कैपिटल थी पाटलिपुत्र यानी पटना। और इस टाइम पे ध्यान से देखो भाई, जो बुद्धिस्ट मंक है जिसकी चेयरमैनशिप में ये कंडक्ट हुई है काउंसिल, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है पर याद रखना पड़ेगा, मोगलीपुत्तिस। क्या नाम है? मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस, हाँ भाई, ये अशोका द ग्रेट और ये काल अशोक शिशुनाग का बेटा। मैं बताता हूँ, और रुको, हाँ सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बाद एक डायनेस्टी आती है नंद। कौन सी डायनेस्टी? तो यहां पर आएगा महापद्मनंद। बातें नहीं, महापद्मनंद। और एक है धनानंद। धनानंद को चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से क्या करता है? हरा देता है और मगध से नंद वंश को उखाड़ फेंकता है चाणक्य। इसके बाद, इस डायनेस्टी के बाद आते हैं मौर्यास। कौन आ रहे हैं? और मौर्यास में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उसके बाद अशोक। तो इस वाले अशोक की बात हो रही है थर्ड काउंसिल में। समझ में आ रही बात? यानी काफी टाइम बाद हुई है वो काउंसिल। चांड अशोक। तो काल अशोक के बाद कौन है? अशोक, मौर्यास का। और देखो, ये तो बिल्कुल ही यूनिक सा है, 2 डिजिट में आ गए हम लोग और काफी गैप है काउंसिल में। ये हो रही है कश्मीर में। देखो जगह भी बिल्कुल अलग, मगध से अलग कश्मीर, और चेयरमैन में भी अलग है। यहां तो एक एक है, इस टाइम पर 2 है। वासुमित्र, वासुमित्र, और ये वासुमित्र आगे आएगा और मैं उस टाइम पे भी रिकॉल करूंगा। वासुमित्र और अश्वघोष। कौन है भाई लोग? अश्वघोष। ठीक है, स्पेलिंग ये है, प्रोनाउंसिएशन अश्वघोष होगा। अब तुम बोलोगे सर स्पेलिंग ये एस के बाद एच आना चाहिए, एस के बाद एच आना चाहिए। स्पेलिंग ये है, प्रोनाउंसिएशन अश्वघोष। और रूलर है इस टाइम पे कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का। कौन है भाई लोग? कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का रूलर है। तो ये बिल्कुल ही अलग सी चल रही है सब कुछ। ठीक है, जगह भी कश्मीर है, 72 एडी में हो रहा है, और उसके बाद चेयरमैन भी 2 हैं और रूलर भी बिल्कुल अलग, कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का। अब बात करते हैं कि डिसीजन क्या लिया गया है। ध्यान से देखो। अच्छा, तुम्हें कैसे याद रखना है? कॉलम वाइज। पहले ये ईयर्स याद रखोगे, 483, 383, 250, 72 एडी। फिर जगह राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। फिर महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस, वासुमित्र और अश्वघोष। रूलर अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क। क्लियर है? अब डिसीजंस देखो। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, पहली काउंसिल में बुद्ध के मरने के बाद उनके 2 चेले थे, उपाली और आनंद। ठीक है, हालांकि एक और चेला था खास, सरिपुत्त। उपाली, आनंद, सरिपुत्त, ये 3 चेले हैं इनके खास। आनंद तीनों में फेवरेट है। ठीक है, अब देखो, ये जो उपाली नाम का चेला है, ये इस पहली काउंसिल में किताब लिख देता है। यू से उपाली, यू के बाद आता है वी, तो वी से किताब का नाम है विनय पिटक। कौन सी बुक है भाई लोग? और पिटक का मतलब पाली लैंग्वेज में होता है पुस्तक। क्लियर है? उस जमाने में पाली लैंग्वेज चलती थी बुद्धिज्म में। मैंने बताया था पाली और प्राकृत 2 लैंग्वेजेस थी जो आम बोलचाल की भाषाएं थी उस जमाने में, और बुद्धिज्म ने अपनाया पाली को। तो उपाली ने कौन सी बुक लिखी है भाई लोग? विनय पिटक, यू वी। और आनंद थोड़ा कांडी आदमी था, तो इसकी बुक का नाम भी ऐसा ही है, सुत्त पिटक। इसको सुट्टा पढ़ लो। ठीक है, सुत्त पिटक। ठीक है भाई, यू से वी और आनंद सुट्ट। ठीक है, या सुट्टा, जैसे भी तुम पढ़ना चाहो।
तो उपाली ने विनय पिटक और आनंद ने सुत्त पिटक। लिटरेचर में पढ़ेंगे इनमें है क्या। ये पहली काउंसिल में डिसीजन लिया गया कि दो बुक्स को कंपाइल किया गया है, विनय पिटक और सुत्त पिटक। क्लियर है भाई? क्या मैं एक बार काउंसिल कर दूं फिर उसके बाद बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहां से कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन और इतना कंटेंट है इसमें। जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी को तुम सोचना चाहो सोच सकते हो, जो आज तक तुमने कभी देखा भी होगा। किसमें? अभी बताऊंगा, लिटरेचर में आने दो। विनय पिटक में तो बुद्धा की लाइफ का अकाउंट है, उनकी टीचिंग्स है और ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघा है। सुत्त पिटक में आनंद, सरिपुत्त, उपाली के कुछ रिलीजियस लेक्चर्स हैं। ठीक है, अभी देखेंगे, एक बार डिस्कस करेंगे आखिर में। सरिपुत्त आगे आएगा वो भी। काल अशोक के टाइम पे जो सेकंड काउंसिल हुई है, इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा खतरनाक काउंसिल थी। जब ये काउंसिल हो रही थी तो कहां हो रही है? वैशाली में। अच्छा देखो, जो कैपिटल है उस जमाने में काल अशोक की, यहां पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स रहा करते थे ऑलरेडी, और जो बाकी बुद्धिस्ट मंक्स है वो देश के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, फैले हुए हैं। वैशाली के मंक्स इस मीटिंग में बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध को मरे हुए 100 साल हो गए, तो बुद्ध के टाइम से जो कुछ रिचुअल्स, कुछ कस्टम्स चले आ रही हैं, उन्हें हमें अब हटा देना चाहिए। टाइम के साथ हमें चेंजेस की जरूरत है। वैशाली के मंक्स बोल रहे हैं कि वी नीड टू चेंज सम राइट्स, जो पुरानी चली आ रही है अब उनका कोई मतलब नहीं है। पर बाकी जो दूसरे बुद्धिस्ट हैं, जो दूसरे पार्ट्स में रह रहे हैं इंडिया के, वो बोल रहे हैं कि भाई बुद्ध से जुड़ी हुई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर टाइम पीरियड में हमारे काम आएगी, तो इसे हटाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये सेक्शन है कि जो बोल रहे हैं नहीं, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। वैशाली के मंक्स बोल रहे हैं नहीं, टाइम के साथ चेंजेस करो। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि वैशाली के जो मंक्स हैं, जो चेंजेस चाह रहे हैं, वैशाली के मंक्स चेंजेस चाह रहे हैं, इन्होंने बोला भाई अगर तुम नहीं अग्री करोगे तो ऐसा है, बुद्धिज्म फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तुम अपने उन पुराने कस्टम्स के साथ रहो और हम हमारे कस्टम्स को चेंज करेंगे। जो जरूरत का नहीं है हम नहीं रखेंगे उन्हें, चाहे वो हमारे बुद्ध के जमाने का ही हो। तो इन्होंने चेंजेस किए और इन्होंने अपने आप को एक अलग ब्रांच के तौर पर स्टैब्लिश कर लिया। उस ब्रांच का नाम है महासांघिकाज। क्या नाम है भाई लोग? महासांघिकाज। बस, हाँ हाँ बिल्कुल, यही जाके बनेगा महायान फोर्थ काउंसिल में। और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के बुद्धिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं? चेंजेस नहीं करने, वो चेंजेस नहीं चाहते। हाँ, वैशाली वाले चेंजेस चाह रहे हैं और जो नहीं चाह रहे उन्होंने बोला ठीक है भाई, हम अपने बुद्ध के जो रिचुअल्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे और हम कहलाएंगे आज से स्थविरवादीज। क्या कहलाएंगे? स्थविरवादीज। समझ में आया कि नहीं? तो बुद्धिज्म सेकंड काउंसिल में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया पहली बार, महासांघिकाज और स्थविरवादीज। और सिर्फ इस बात पे कि कुछ रिचुअल्स को चेंज करना है या नहीं करना है। तीसरी काउंसिल में कुछ खास नहीं हुआ, पर जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं उनको रिवाइज किया गया, हल्की फुल्की चीजें ऐड की गई, कुछ छोटी मोटी चीजें निकाली गई। तो रिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, रिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। इन्होंने इन्होंने अपने अपने टेक्स्ट को रिवाइज किया है और छोटे मोटे चेंजेस है, बिल्कुल कोई ऐसा स्पेशल चेंज नहीं है। रिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। महासांघिकाज अपने कर रहे हैं, स्थविरवादीज अपने कर रहे हैं। और लास्ट में है चौथी काउंसिल। इसमें क्या हुआ? महासांघिकाज ने अपना नाम रख लिया महायान और स्थविरवादीज ने रख लिया हीनयान। समझ में आ रही है बात? यही महासांघिकाज क्या हो गए? महायान। एम से महासांघिकाज, एम से महायान। और दूसरी कौन सी है? हीनयान। क्लियर है भाई लोग? स्थविरवादीज हो गए हीनयान। आज भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है हीनयान, जो आज भी बुद्ध के रिचुअल्स को, कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं, यही तो है स्थविरवादी। ठीक है भाई, मुझे बताओ काउंसिल समझ में आई तुम्हें? अच्छा, डिसीजन समझाना है, मैं बताता हूं। देख,
ये जो सेकंड काउंसिल हुई है कहाँ हुई है? वैशाली में। तो वैशाली में कुछ बुद्धिस्ट संत लोग रहा करते थे। उन्होंने बोला कि बुद्ध को मरे हुए 100 साल हो चुके हैं, तो हमें कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए, कुछ कस्टम्स में, कुछ जैसे कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उनमें चेंजेस कर लेते हैं। बाकी जो बुद्धिस्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो बुद्ध ने शुरू किया था वो चलता रहेगा। तो वैशाली वाले मंक्स बोल रहे हैं कि चेंजेस करने हैं, दूसरे जो बाकी जगह के जो बुद्धिस्ट मंक है वो बोल रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा कि वैशाली के मंक्स ने बोला कि ठीक है, फिर तुम अलग ही रहो हमसे, हम चेंजेस के साथ आगे बढ़ेंगे और तुम बिना चेंजेस के आगे बढ़ो, और हमारी ब्रांचेस अलग हो जाएंगी। बुद्धिज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इन्होंने जो चेंजेस चाहते थे, चेंजेस चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को बोला महासांघिकाज, और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में है जो चेंजेस नहीं चाहते वो बोल रहे हैं अपने आप को स्थविरवादीज। क्लियर है? और थर्ड में क्या हुआ है? रिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि जितनी भी किताबें इन्होंने लिखी है, महासांघिकाज ने, स्थविरवादीज ने, अपनी अपनी किताबों में हल्के फुल्के चेंजेस करके उनको रिवाइज कर दिया। और लास्ट में यही महासांघिकाज ने अपने आप को बोला महायान, और स्थविरवादीज ने बोला अपने आप को हीनयान। आज इंडिया में जो बुद्धिस्ट तुम देखते हो, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में, केरल में, ये सब हमारे हीनयान ब्रांच के लोग हैं। क्लियर है? महायान इंडिया से बाहर निकल चुके हैं, तिब्बत में आपको देखने को मिलेंगे, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। समझ में आ रही है बात? म्यांमार वगैरह में। हाँ जी। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक अभी एग्जैक्टली तो मैं रिकॉल नहीं करूंगा, मतलब होगा ही नहीं। नहीं, त्रिपिटक है, टोटल त्रिपिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, दो तो वहां पर है ऊपर, तीसरे वाली पिटक वहां पे नहीं आएगा। तो हो सकता है कि अगर रिवीजन हो रहा है यहां पर तो यहां पर आ जाए, पर टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, फिलोसफी है उसमें, बुद्धा की टीचिंग्स की। अब भाई देखो, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना मैंने बता दिया तुम्हें। किसी स्टैंडर्ड बुक में हो सकता है अभिधम्म पिटक किसी काउंसिल में लिखा हो, एनसीईआरटी में इतना लिखा हुआ है। ठीक है? अभिधम्म पिटक लिटरेचर में आ जाएगा, पर कि उसमें है क्या, इस काउंसिल में नहीं आ रहा है अभी। अब ऐसा करो भाई, फटाफट से ये याद करो, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहां से। ठीक है? हाँ जी। हाँ, अब देखो, बुद्धिज्म तो एक ही है, बुद्धिज्म की ब्रांचेस अलग हुई है। तो मान लो अगर इन्होंने रिवीजन भी किया है, जैसे अलग अलग हो भी गई हैं, तो कुछ चीजें तो अभी भी बुद्ध की चली आ रही हैं, पूज तो बुद्ध को ही रहे, वर्शिप तो उन्हीं को कर रहे हैं। कुछ ऐसी रिचुअल्स भी हैं जो बिल्कुल ना इन्होंने चेंज की ना इन्होंने की, तो उनको लेकर भी डिस्कशन होना है, तो वो एक साथ आना जरूरी है उस पॉइंट पर। तो इसलिए काउंसिल तो एक साथ ही हुई है। हो सकता है कि अलग अलग सेक्शन में बैठ गए कि भाई इधर स्थविरवादी बैठे हुए हैं और इधर पे महासांघिकाज, पर काउंसिल एक ही जगह हुई है इनकी। ठीक है? और तुम्हें याद कैसे करना है ये? कॉलम वाइज, जल्दी याद करो। हाँ, थर्ड में है। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, लिटरेचर में उसको शामिल कर लेंगे। हाँ, क्या लेके आ जाए? हाँ, लेके लेके सर्वकामी, KAMI। जल्दी याद करो, ये इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट है ये, इसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और रो के हिसाब से मत जाना, पहले ही बोल रहा हूं, याद नहीं होगा फिर। रो में मत जाना, कॉलम वाइज याद करो। हाँ, वर्टिकली।
वासुमित्र और अश्वघोष। कनिष्क। मोगली पुत्र तिस्य। मोगली पुत्र तिस्य। महायान और हीनयान। हीनयान इंडिया में है और महायान इंडिया से बाहर। हालांकि इनकी 3 ब्रांचेस है, एक वज्रयान भी है, वो मैं बताऊंगा जब अभी सेक्ट्स पढ़ेंगे, ब्रांचेस पढ़ेंगे, वो बहुत। तुम्हारे सीडीएस में 20 to 22 और भर के आ रही है एंशियंट। मॉडर्न पहले आती थी, 2 या 3 पेपर पहले, पर मॉडर्न को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस चक्कर में। पता चला इस पेपर में भर के आ गई मॉडर्न और एंशियंट से 2-3 क्वेश्चंस। यूपीएससी को प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते हो। हम मेडिवल नहीं आएगी, उसका प्रोडिक्शन है। वो इसीलिए क्योंकि मेडिवल टाइम में जो भी चीजें हुई हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रही हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत रही और उसके बाद मुगल्स रहे। मुगल्स का भी वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक तरीके से मतलब पैरेलल में चल रहा है। जैसे औरंगजेब के टाइम से शुरू होता है, 1707 में उसकी डेथ हो गई थी, उसके टाइम से ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में थोड़ी सी अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। तो वो थोड़ा सा वो जो हो रहा है ना पैरेलल, हाँ बस उतना पार्ट जरूरी है। बाकी यार देखो सीधी बात है, क्योंकि ये बात भी तो
नहीं, हम विजयनगर पढ़ेंगे और भक्ति और जो सूफिज्म वाला है वो पढ़ेंगे, पर ना दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना मुगल पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो साला टाइम वेस्ट क्यों करना है। उठा के देखो अपने, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 3-4 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन चीजों को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है। तो अगर कोई मुगल और दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाएगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। और इन केस एक आधा कोई क्वेश्चन आता भी है तो उसके लिए एक पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, तो कोई फायदा है नहीं। थोड़ा स्मार्ट प्ले करो, एक आधा क्वेश्चन तो लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। हाँ भाई, अब इससे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते कई बार कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में कंडक्ट हुई, उस वक्त चेयरमैन कौन था। मोगलीपुत्र, सॉरी पाटलिपुत्र में हुई और मोगलीपुत्र से जो है वहां पे चेयरमैन है, अशोक तो रूलर है। या फिर वो पूछ लेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के फॉलोइंग ऑप्शंस में से कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करो। क्या कंक्लूड हुआ कि 2 ब्रांचेस ऑलरेडी थी, उनके नाम बदल गए, वो महासांगिकास महायान हो गए और स्थविरवादी हीनयान। फिर तुम्हें देंगे ये स्टेटमेंट्स में। अब बोलेंगे कि बताओ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, 3-4 स्टेटमेंट्स दे देंगे, ये फैक्ट्स दे देंगे उसमें। अब कोई फैक्ट गलत होगा, कोई सही होगा, बोलेंगे बताओ कौन सा फैक्ट सही है कौन सा गलत है। या फिर मैच करने को दे देंगे और मैच करके बोलेंगे, खुद ही मैच करके दे देंगे, बोलेंगे बताओ कितने नंबर ऑफ पेयर्स सही है या गलत है, जैसा आजकल पैटर्न चल रहा है। तो अगर तुम्हें ये कंटेंट, ये टेबल ऐसे याद है तो साला कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो तुम ये मत जाओ कि यहां से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कंटेंट याद करो, क्वेश्चन कैसा भी आएगा तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। क्लियर है? काउंसिल्स याद हुई, आगे बढ़े। कौन सा ये फिर से अभी रिपीट करवाते हैं। हाँ, पहले वाले में बेटा बताओ क्या हुआ है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो उसके बुद्धा के जो 2 शिष्य थे, आनंद और दूसरे उपाली, उन्होंने 2 अपनी बुक लिखी थी। उपाली ने लिखी थी विनय पिटक और आनंद ने लिखी थी सुत्त पिटक। ठीक है, समझ में आया? इकराम सेकंड काउंसिल एक्सप्लेन कर दे। और देख लिखा हुआ है, वो देख के बोल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, महासांगिकास। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आया तेरे को कि जो चेंजेस चाह रहे थे रिचुअल्स में वो वैशाली के मंक्स थे। बैठ जा, बैठ जा। और वो अपने आप को बदल लेते महासांगिकास में, और जो चेंजेस नहीं चाहते थे उन्होंने अपने आप को बोला स्थविरवादी। नहीं, वो चाहते थे कि टाइम के साथ बुद्धिज्म में चेंजेस आए, बदलाव आए। ठीक है, जो चीज पुरानी है वो, अब जैसे साला हमने सती प्रथा छोड़ा कि नहीं छोड़ा, 1857 तक, 1870 तक चल रहा था सती प्रथा। राजा राम मोहन रॉय ये क्लेम करते हैं कि 1829 में हमने खत्म कर दिया, पर केसेस आते थे उसके बाद भी। तो सती प्रथा आज के टाइम में कहीं नहीं हो रहा है। अंग्रेजों ने कोशिश की कि बाल विवाह को खत्म करते हैं, चाइल्ड मैरिज को। हमारे भी अपने दयानंद सरस्वती वगैरह इन सब ने, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन सब ने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए, लोगों को समझाने की कोशिश की। गांधी जी खुद जो चाइल्ड मैरिज के शिकार थे उन्होंने कोशिश की। पर आज ये है कि बाकी सारे इंडिया से तो खत्म हो गया, पर राजस्थान में अभी भी है चाइल्ड मैरिजेस, रूरल एरियाज में आज भी हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम टाइम के साथ अपने रिचुअल्स को चेंज कर रहे हैं, कस्टम्स को चेंज कर रहे हैं, ये भी करना चाह रहे थे। और उसके बाद तीसरे वाली में तो सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रिवाइज किया गया है। और चौथे में क्या हुआ है, वही महासांगिकास अपने आप को महायान बोल रहे हैं टाइम के साथ, और स्थविरवादी हीनयान। ठीक, लिखी थी। हाँ, उस काउंसिल के दौरान, मतलब लिख तो ये पहले से रहे होंगे, उसको कंपाइल किया गया है, प्रेजेंट किया गया सबके सामने कि ये बुक लिखी गई है। और विनय पिटक में हमने भगवान बुद्ध के बारे में लिख दिया, विनय पिटक में हमने संघ के बारे में लिख दिया, विनय पिटक में उनकी टीचिंग्स के बारे में लिख दिया। ये इनका ट्रांसलेशन अवेलेबल है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं,
आनंद ने, वो रुक जाओ अभी। हाँ भाई, इसके बाद 3 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। 2 सेक्ट्स तो हमें समझ में आ गई, हीनयान और महायान, 2 ब्रांचेस तो समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन सी है? हीनयान। हीनयान ब्रांच जो है, ध्यान से देखो भाई, हीनयान ब्रांच के फीचर्स क्या है? बहुत सिंपल है। जो बुद्ध सोचते थे, जो वो खुद करते थे, उसी में इनका बिलीव है, यानी बुद्ध से अलग नहीं गए ये लोग। ये बुद्धिज्म का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, तुम ये कह सकते हो इसे। जो बुद्ध के टाइम पे जैसा था बुद्धिज्म, वैसा ही इनके पास है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल बुद्धिज्म के ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो आप इन्हें। सेकंड, यहां पर इन्होंने क्या किया कि बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उन्हीं में बिलीव किया है इन्होंने, उसके अलावा किसी और टीचिंग को फॉलो नहीं किया। वही 4 टीचिंग्स बताया था। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, द डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सॉरोज, इफ डिजायर इज कॉन्कर्ड ऑल द सॉरोज कैन बी रिमूव, और डिजायर कैन बी कॉन्कर्ड बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। तो इन्हीं ओरिजिनल टीचिंग्स में इनका बिलीव रहा है। उसके बाद देखो ध्यान से, तीसरा, इनका बिलीव रहा है इंडिविजुअल सैल्वेशन में। इंडिविजुअल सैल्वेशन में, इंडिविजुअल सैल्वेशन का मतलब यह है कि भाई मैं एक इंसान हूं और एक इंसान है, चलो मेरी वाइफ है, अब मैं उसे बोल रहा हूं कि यार ऐसा है, साथ में जी रहे, साथ में मरेंगे, साथ में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तो साथ में तपस्या करते हैं। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जरूरी है कि दोनों साथ में जाएंगे? कई केसेस आ जाते हैं कि भाई आगे पीछे 1-2 मिनट पीछे चले जाते हैं कुछ कपल, तुमने न्यूज में भी सुना होगा, पर एक साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इस धरती पर अकेले आए हो तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आपको सैल्वेशन के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि अपने साथी को लेकर बैठ गए, तू भी मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए तपस्या कर मेरे साथ। तो इंडिविजुअल सैल्वेशन करना पड़ेगा, कलेक्टिव सैल्वेशन कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? चौथा ये बोल रहे हैं कि आइडल वर्शिप नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। खुद बुद्ध जो है मना करते थे कि भाई मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा। इनफैक्ट ये तो बोलते थे भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये जो हीनयान है, दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इनके हिसाब से जो भी चीज, बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूं, जैसे बुद्ध ने खुद ने कहा है सोल इज अ मिथ, है ना। तो आइडल वर्शिप क्या है? देखो आइडल वर्शिप क्या है कि मूर्ति पूजा करनी ही नहीं है, भगवान को मानना ही नहीं है। हर इंसान में इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। तो कोई भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं, और ये मूर्ति पूजा तो बिल्कुल नहीं करनी है। और आज तुम देखो बुद्धिज्म क्या कर रहा है, आज बुद्ध की ही मूर्ति बना के उन्हीं को वर्शिप किया जा रहा है ताकि मोक्ष मिल जाए। जबकि बुद्ध क्या बोल रहे हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा? इंडिविजुअली मिलेगा, तपस्या करो, मेडिटेट करो। उसके बाद एक और चीज देखो, इनका पूरा का पूरा बिलीफ है किसमें? कर्म में, कंडक्ट में। आप जैसा कर्म करोगे आपके सामने वैसी ही चीजें आएंगी। आप अच्छा कर्म करोगे आपके सामने अच्छी चीजें आएंगी, आप बुरा कर्म करोगे आपको उसी टाइम में, जिस जन्म में हो उसी टाइम में भुगतना पड़ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो कर्मा में इनका बिलीफ नहीं, पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आफ्टर लाइफ, रीइंकार्नेशन, इनफैक्ट सोल में बिलीव नहीं है इनका। ठीक है, रीइंकार्नेशन की तो सोल से रिलेटेड है कि सोल जो है दूसरी बॉडी में जाएगी, तो उसमें इनका बिलीव ही नहीं है। हिंदुइज्म मानता है इस चीज को। अब हीनयान के अलावा मैंने तुम्हें बताया महायान। अब ध्यान से देखो, महायान जो है ये बेसिकली थोड़े से आलसी है। आलसी एज इन कि ये तपस्या भी कर रहे हैं, बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को भी मान रहे हैं, ये कर्म में विश्वास रख रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे, आइडल वर्शिप नहीं कर रहे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये क्या बोल रहे हैं? देखो प्योरेस्ट फॉर्म तो ये है ही नहीं,
ठीक है, बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स में इनका कोई बिलीव नहीं है। इनको लग रहा है यार तपस्या वगैरह करेगा कौन करेगा, इतना टाइम भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तपस्या में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, जंगल में जाके करना पड़ेगा, हिमालय में जाके करना पड़ेगा, बोला नहीं करना, इससे अच्छा है आइडल वर्शिप करो। बुद्ध की ही मूर्ति लगा दो, आनंद की मूर्ति लगा दो, सरिपुत्र की मूर्ति लगा दो, उपाली की मूर्ति लगा दो और इनको वर्शिप करो कि हमें मोक्ष दिलवा दो। इन्होंने आइडल वर्शिप में बिलीव किया है। और बुद्ध और बाकी जो बोधिसत्ववाद हैं, बुद्ध के बाद जो भी चेले हुए उनके या जो भी गुरु हुए बुद्धिज्म में, उनको बोधिसत्ववाद बोलता है। तो बुद्ध और बोधिसत्ववाद की मूर्ति बना के उनको पूजने लगे। शुरुआत यहीं से हुई है ये आइडल वर्शिप की। ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया से बाहर है, पर इनके कुछ जो फॉलोअर्स है वो आज भी इंडिया में देखने को मिल जाएंगे जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हीनयान जो है, जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, तुम्हें इंडिया में देखने को मिलेंगे पर बहुत कम है। वरना हर जगह तुम देखो मोनेस्ट्रीज वगैरह में जाके मूर्ति है, ठीक है, तो बहुत कम मिलेंगे ये, पर है इंडिया में ही और कहीं नहीं है। इंडिविजुअल साल्वेशन में बिलीव नहीं है। हाँ, मतलब अब जैसे मैंने एक मोनेस्ट्री में जाके देखा है, ये नामग्याल मोनेस्ट्री धर्मशाला में, जहां पे दलाई लामा रहते हैं, तो उनका मेडिटेशन का अलग सेक्शन है, मूर्ति पूजा का अलग सेक्शन है। मतलब काम तो वो भी यही कर रहे हैं, है इंडिया में ही, पर वो क्योंकि वो दलाई लामा है कहां से, तिब्बत से। तिब्बत में क्या है, महायान, तो मूर्ति पूजा होगी कि नहीं होगी वहां पे, और मेडिटेशन वगैरह तो उनको करना पड़ेगा, पर वो साल्वेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। वो अब अल्टीमेट गोल साल्वेशन किसी का रह ही नहीं गया। उस जमाने में मोक्ष नाम की चीज होती थी, आज तो इनको बिलीव ही नहीं है कि मोक्ष कुछ होता है। तो महायान ने बिलीव ही नहीं किया कि साल्वेशन नाम की कोई चीज होती है। बस पूजा करते रहो और अपना बुद्ध को याद करते रहो, ताकि जो जीवन है उसमें कठिनाई कम आए। भाई बुद्धिज्म के जो भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा थोड़ी कि सब बैठ गए अपना तपस्या करने, वो तो कमा ही रहे। तो वो फंडिंग क्या, वो डोनेशन देते हैं। हिंदू टेम्पल्स में कहां से आ रहा है पैसा, चढ़ावा चढ़ाते हैं हम, अपनी श्रद्धा है तो उनकी श्रद्धा है, वो भी दे रहे फंडिंग। तिब्बत से आती कितनी ज्यादा, तो चाइना का पार्ट होते हुए तिब्बत जो है, तिब्बत के जो लोग हैं वो पैसा देते हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, वो चाइना को थोड़ी मानते हैं अपनी कंट्री, वो तो दलाई लामा को मानते हैं आज भी अपना स्पिरिचुअल लीडर। अब देखो कर्मा में भी इनका कोई बिलीव नहीं। इनको बेसिकली इनको चाहिए कि यार हम बैठे बैठे बस पूजा करें और मोक्ष होता है तो मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ना ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ना इनको ओरिजिनल टीचिंग्स में भी इनका बिलीव है, साल्वेशन इन्हें चाहिए नहीं, कर्म में इनका बिलीव नहीं, बस मूर्ति पूजा करेंगे। और इनसे भी जो बेकार है वो है वज्रयान। ये बेसिकली जादू टोना वाले लोग हैं, और ये मिलेंगे तुम्हें सिर्फ बंगाल और बिहार में, जादू टोना वहीं होता है ज्यादा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ना बुद्ध में विश्वास करने की जरूरत, ठीक है, मतलब बुद्ध को तुम याद करो मानो, पर उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। salvation can be attained by acquiring the magical powers। तंत्र विद्या सीख लो, गुड़िया में सुई घुसेड़ो और फिर मोक्ष दिलवा दो उसे। समझ रहे हो जादू टोना वाला सीन। तो ये जो वज्रयान है ये क्या है, मैजिकल पावर्स में इनका बिलीव है। हाँ, उन्हीं को बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा मैं डिसेंसी के साथ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब तंत्र विद्या, जादू टोना, काला जादू, उसके थ्रू मोक्ष दिलवाएंगे, मतलब मार देंगे तुम्हें। अब तुमको क्या मालूम कि मोक्ष मिला कि नहीं मिला, या तुम्हारे रिश्तेदारों को क्या पता कि साला मोक्ष मिला है कि नहीं, मर गया बस मिल गया मोक्ष। ठीक है, नहीं है तो ये ट्राइबल्स का, हिंदुइज्म में जो ट्राइबल्स थी, ट्राइब्स थी, उन्होंने शुरू किया था ये। और फिर ब्राह्मणिज्म, जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कैसे ब्राह्मण्स ट्राइबल्स के साथ मिक्सअप होता है, और ट्राइबल्स के ये जो तंत्र विद्या है ये ब्राह्मण्स के साथ जुड़ जाती है, और उस तरह से फिर ये हिंदुइज्म में आता है। अभी भी होता है और ये बहुत रियल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये सब होता है भाई। तुम भगवान को मानते साला इस चीज को मानना पड़ेगा, भगवान की जरूरत क्या है फिर जब ये नहीं है तो। हाँ,